अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह करेंगे वीक नंबर 8 का लेक्चर 2 और कोशिश करेंगे कि इसमें चैप्टर नंबर 5 जो रिमेनिंग है वो उसको रैप अप कर दें। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंड किया था डिजिटल रेजोनेटर्स के साथ। और डिजिटल रेजोनेटर बेसिकली एक ऐसे टॉपिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें पोल्स और ज़ीरोज़ की प्लेसमेंट इनसाइड यूनिट सर्कल हम लोगों ने देखा था कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक दूसरा फ़िल्टर पढ़ेंगे व्हिच इज़ नेम्ड एज़ नॉच फ़िल्टर। अच्छा, नॉच फ़िल्टर जो होता है ये बैंड स्टॉप फ़िल्टर की एक स्पेशल टाइप है जिसमें हम सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है? बैंड स्टॉप में जनरली हम एक बैंड की बात करते हैं, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़। लेकिन नॉच फ़िल्टर इज़ यूज्ड टू एलिमिनेट ओनली अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब पोल्स के साथ हम फ्रीक्वेंसीज़ की एलिमिनेशन नहीं कर सकते पोल्स की प्लेसमेंट के साथ। जो फ्रीक्वेंसीज़ की कंप्लीट एलिमिनेशन है दैट इज़ डन बाय ज़ीरोज़, ठीक है? तो हम लोग करते यूँ हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी फॉर एग्ज़ाम्पल ओमेगा नॉट वो हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक तो इसमें प्लस माइनस ओमेगा नॉट की बात होगी। तो उस एंगल के ऊपर ये अगर हमारा यूनिट सर्कल है, तो एंगल का मतलब ये है कि लेट्स सपोज़ कि ओमेगा ओमेगा नॉट की वैल्यू जो होगी हम इस वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो दिस एंगल वुड बी ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर और उसका कॉन्जुगेट यानी कि यहाँ पर ज़ीरोज़ प्लेस किए जाएँगे, ठीक है? और यानी कि इन इस ज़ीरो की लोकेशन हो गई ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा नॉट, यानी कि इसका जो वेक्टर हो गया जो ये डिफ़ाइन करेगा इस ज़ीरो की लोकेशन को। और जो दूसरा ज़ीरो होगा दैट विल बी डिफाइंड बाय दिस लोकेशन, ठीक है? तो ऐसे फ़िल्टर का जो ट्रांसफ़र फ़ंक्शन होगा वो इस तरह से डिफ़ाइन किया जाएगा, ठीक है? बी नॉट आपको पता है हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं? किसी भी सर्टेन फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर हम मैग्नीट्यूड 1 चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में हो सकता है कि हम ओमेगा इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर मैग्नीट्यूड 1 चाहें, तो अ, उसके लिए जो है वो बी नॉट को प्लेस किया जाता है, ठीक है? ये इसका ट्रांसफ़र फ़ंक्शन हो गया। और यहीं पे अगर हम ज़ी1 और ज़ी2 की वैल्यूज़ प्लग इन करें, और इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, तो आपके पास कुछ इस तरह की टर्म अवेलेबल होगी। अगर हम यहाँ पर कोई आर इंट्रोड्यूस करें, मतलब आर जो समथिंग दैट इज़ लेसर देन 1, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होगी। अच्छा, अब ज़ीरो के ऊपर हम लोगों ने जब एग्जैक्टली यूनिट सर्कल के ऊपर ज़ीरोज़ को प्लेस किया यानी कि इस तरह से, तो हमारे पास जो उसका रिस्पॉन्स आएगा, लेट्स सपोज़ कि ओमेगा नॉट अंदाज़न मैंने इसको पाई बाय 4 या 45 डिग्री पे रखा है। तो अगर मेरे पास पाई ये है, तो यहाँ करके कुछ फ्रीक्वेंसी है जो कि एलिमिनेट होती नज़र आ रही है। और बी नॉट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि मुझे ओमेगा इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर 1 मिले, तो यहाँ पर मुझे 1 मिलता है, ये फ्रीक्वेंसी मेरी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है और फिर यहाँ पर कुछ और मुझे एम्पलीट्यूड मिलेगा, ठीक है? और ये इस तरह से इसका रिस्पॉन्स। और अगर मैं इंस्टेड ये ओमेगा नॉट है, जिसको मैं कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाह रही हूँ और जिसके हिसाब से ज़ीरो की प्लेसमेंट हुई है। अगर ये ज़ीरो ज़ीरोज़ यूनिट सर्कल की बजाय थोड़ा-सा इससे पीछे की तरफ होते, तो ये फ्रीक्वेंसीज़ कंप्लीटली एलिमिनेट ना होती, ठीक है? कुछ इस तरह की हमें सूरत हाल मिलती है। एम्पलीट्यूड वहाँ पे कम हो जाता, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट ना होती, ठीक है? अगर हम इसको ये जो मैंने आपको यहाँ बात बताई थी ना कि इंस्टेड ऑफ यूनिट ऑन यूनिट सर्कल हम इसे किसी
लेसर देन 1 मैग्नीट्यूड वाली लोकेशन पे रखें। तो दिस इज़ नॉट अ नॉच फ़िल्टर, दिस इज़ अ नॉच फ़िल्टर, ठीक है? जहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने बैंड पास फ़िल्टर पढ़ते हुए भी एक चीज़ बैंडविड्थ के बारे में पढ़ा था, और वो मैं यहाँ पे आज चीज़ आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि हम जब नॉच फ़िल्टर को डिज़ाइन करते हैं, मैं सिर्फ़ अभी इसको जिस फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट करें ना, उसकी विसिनिटी में आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बना के ज़रा एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हम ओमेगा नॉट को एलिमिनेट कर रहे हैं, हमारे पास कुछ इस किस्म का रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, अब हमें इसको देख के पता ये चला कि ओमेगा नॉट तो एलिमिनेट हो ही रहा है, लेकिन ओमेगा नॉट की जो विसिनिटी में फ्रीक्वेंसीज़ है, विसिनिटी का मतलब है कि इसके आस-पास, ठीक है? इसके आस-पास जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो भी यहाँ से कम एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट हो रही हैं, व्हिच वी डोंट वांट। हम सिर्फ ओमेगा नॉट को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, बाकी फ्रीक्वेंसीज़ को हम इतना कम एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट नहीं करना चाहते। तो ये इसकी बैंडविड्थ खासी लार्ज है। लार्ज होने का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज़ यहाँ पे मुझे मैग्नीट्यूड 1 मिल रहा है, तो इस ये 0.77 लेट्स सपोज़ अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे जाके मिल रहा है, तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो कम से कम इतनी है, व्हिच इज़ वेरी लार्ज, ठीक है? इतनी लार्ज बैंडविड्थ का हमें फ़िल्टर नहीं चाहिए होता, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नहीं चाहिए तो हम उसके लिए फिर क्या बंदोबस्त करते हैं? पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स क्या होता है। हम ये चाहते हैं कि बस ये फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से एलिमिनेट हो जाए और बहुत जल्दी वापस जो या इर्द-गिर्द की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो 1 एम्पलीट्यूड के साथ ही पास आउट हों। तो इस डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स के लिए हमें क्या अपनी ट्रांसफर फंक्शन में या ओवरऑल सिस्टम में क्या चेंज करना पड़ता है? हम करते यूँ हैं, या हम चाहते यूँ हैं कि बेसिकली एक डिनोमिनेटर में कोई टर्म इंट्रोड्यूस हो जाए जो कि बहुत स्मॉल वैल्यू की हो, और उस टर्म की वजह से जब ओमेगा नॉट के अलावा कोई और फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसके इर्द-गिर्द की फ्रीक्वेंसी जो डिनोमिनेटर में अपीयर हो, तो बेसिकली वो जो छोटा फैक्टर है वो उस ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन को की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को ज़्यादा कर दे। और ये हम करते हैं पोल्स की इंट्रोडक्शन से। मसलन कि जो अब आपके पास ये वाला रिस्पॉन्स आता है वो इस तरह के सिस्टम से आता है, और इस रिस्पॉन्स के लिए हम यूँ करते हैं कि ये जो हमारे पास ज़ीरो से ना इसके बिल्कुल करीब पोल्स रख देते हैं, ठीक है? अब हम जब पोल्स रखेंगे तो उसे होगा यूँ कि ये फ्रीक्वेंसी से कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसकी बिल्कुल साइड पे जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जिस वक़्त ओमेगा नॉट की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के अलावा कुछ और होगी, लेकिन बिल्कुल ओमेगा नॉट के इर्द-गिर्द की फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, तो इन पोल्स की वजह से अगर आप ये एक डिफरेंट कलर आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हो, तो यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे से वेक्टर्स बनेंगे। अब ये जो छोटे वेक्टर्स ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में अपीयर होंगे, तो दे वुड ओवरऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ लार्ज मैग्नीट्यूड, ठीक है? और उससे होगा यूँ कि ओमेगा नॉट के बिल्कुल इर्द-गिर्द की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो हमें ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मिलेंगी, ठीक है? ओमेगा नॉट तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो रहा है ना, तो हम अगर बिल्कुल पोल्स को इन ज़ीरोज़ के पास रख दें, हम पोल्स को ज़ीरोज़ के ऊपर ज़ीरो के ऊपर या यूनिट सर्कल के ऊपर तो नहीं रख सकते, लेकिन अगर बिल्कुल उसके पास रख दें, तो हमें इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, और इसके लिए जो ट्रांसफर फंक्शन में फिर चेंज आ जाएगा, मतलब जो एक जो वेरिएशन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की है, वो ये है कि ये तो हमारे पास ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन था, और इसमें हम लोगों ने उन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर, अच्छा यहाँ पर एक और चेंज होना चाहिए। Z1 के साथ Z इनवर्स होना चाहिए इधर, और इसी तरह से Z2 के साथ भी Z इनवर्स होना चाहिए। ओके, Z1 Z2 आपको पता है कि क्या है? Z1 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर j ओमेगा नॉट, Z2 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट। तो हम लोगों ने उसी ओमेगा नॉट के ऊपर 1 से स्लाइटली लेसर मैग्नीट्यूड के ऊपर 2 पोल्स इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये
आर से फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आर की वैल्यू कम हो तो बैंडविड्थ हमें अगेन थोड़ी सी ज़्यादा ही मिलती है, ठीक है। जैसे कि ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि आर की वैल्यू लेट सपोज कि अगर 0.85 है तो हमें कुछ इस तरह का रिस्पांस मिला है, और अगर हम आर को बढ़ा के 0.95 कर देते हैं तो आप अज्यूम कर सकते हो कि कुछ इस तरह का रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। इट विल गेट शार्पर, द बैंडविड्थ विल बिकम स्मॉलर। तो ये आर के ज़्यादा या कम होने से ये फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब एक और फ़िल्टर डिज़ाइनिंग हो सकती है पॉसिबल, जिसमें हम नॉच फ़िल्टर में तो हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी एलिमिनेट की। अगर हमें कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और उसके हार्मोनिक्स एलिमिनेट करनी है, ठीक है, या 3-4 फ्रीक्वेंसीज़ एलिमिनेट करनी है, तो उस तरह के फ़िल्टर को हम कॉम्ब फ़िल्टर कहते हैं, और उस फ़िल्टर के थ्रू वी कैन एलिमिनेट नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़। तो इसके लिए अब हम ज़ाहिर सी की बात है कि मल्टीपल ज़ीरोज़ प्लेस करेंगे यूनिट सर्कल के ऊपर, ठीक है। इस तरह के फ़िल्टर की जो डिफरेंस इक्वेशन है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से। लेट्स सपोज कि हम इस तरह की इक्वेशन लिखते हैं। अब आपको ये देख के पता चलना चाहिए कि हम बेसिकली यहाँ पर m+1 ज़ीरोज़ की प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ये तो हो गई डिफरेंस इक्वेशन। अब अगर हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करें, तो ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर मतलब 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा, चूंकि इसमें इस इक्वेशन में आउटपुट का कोई भी डिलेड एलिमेंट नहीं है, ये सिर्फ इनपुट के डिलेड एलिमेंट्स पे कंप्राइज्ड है इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा ना एच ऑफ एन, इट विल बी ऑल इम्पल्सेस, ठीक है। और हर इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 1/m+1। तो इस उसमें सारी की सारी m इम्पल्स फंक्शंस होंगे उसमें। तो इसलिए एच ऑफ जी के साथ अब यहाँ पर हमें या तो हम मैग्नीट्यूड 1 लिख सकते हैं, या यहाँ पर हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फर्दर हम लिख सकते हैं, बिकॉज दिस समेशन इज बीइंग कैरिड आउट फ्रॉम 0 टू m, तो ये उसी फॉर्म होगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छा अब यहाँ पर जैसे हम इसी क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हम m ज़ीरोज़ सॉरी m+1 ज़ीरोज़ हमारे सिस्टम में है, तो ये जो m ज़ीरोज़ होंगे ये कुछ यूनिफॉर्मली प्लेस्ड होंगे अराउंड द यूनिट सर्कल, ठीक है। और ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज ऑफ कोर्स फिर एलिमिनेट होंगी। तो ऐसे फिल्टर का जो हमारे पास बनेगा रिस्पॉन्स, तो नॉच फिल्टर की एक्सटेंशन है, तो प्रॉब्ली यू कैन फिगर आउट कि कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज वो फ्रीक्वेंसीज हैं कि जिनके मतलब जिनके लिए या जिस एंगल पे ये ज़ीरोस प्लेस किए गए हैं, तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज पर एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका थोड़ा सा ये हम लोगों ने इसका ट्रांसफर फंक्शन देखा। एक तो अभी हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना सीखते हैं, ठीक है। फिर एक एग्जांपल इसकी सॉल्व करते हैं।
और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने इसके बारे में सीखना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। जी इनवर्स की जगह फिर ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब आपको थोड़ा-सा याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ पहले भी एक इस तरह की कंप्यूटेशन की थी जिसमें न्यूमरेटर में जो एक्सपोनेंशियल टर्म थी उसको स्प्लिट कर दिया था इस तरह से। ठीक है? अच्छा बीच में प्लस आना चाहिए। समथिंग लाइक दिस, ठीक है? और इसी तरह से और उस प्लस के नतीजे में जैसे मैं अगर यहाँ पे भी ओमेगा बाय 2 प्लस ओमेगा बाय 2 लिखूँ, तो बेसिकली मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है? यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम इसको 2 एक्सपोनेंशियल्स में स्प्लिट कर दें। तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिफरेंट तरीके से लिखने की वजह ये थी कि आपको समझ आ जाए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अच्छा अब इस एक्सपोनेंशियल टर्म को और इस एक्सपोनेंशियल टर्म को इंडिविजुअली हम डिनोमिनेटर में लेके जाएँगे और फिर कुछ सॉल्व करेंगे जो कि एक दफ़ा हम पहले इस एक्सरसाइज से गुज़र चुके हैं। तो आपके पास जो फाइनल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आता है वो ये आता है, ठीक है? अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बेसिकली निकालने की वजह ये होती है कि हम फिर इसको मैटलैब से चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है वो कैसा है। अच्छा, अब ज़रा वापस ट्रांसफर फ़ंक्शन की तरफ जाते हुए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ या एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझना है कि ट्रांसफ़र फ़ंक्शन हम लोगों ने लिखा था इस तरह से। अब कांस्टेंट टर्म को फ़िलहाल मैं छोड़ते हुए सिर्फ ज़ीरोज़ और पोल्स वाली टर्म लिख रही हूँ। हमारे पास एक ये टर्म थी मतलब न्यूमरेटर ये था हमारे पास और डिनोमिनेटर ये था हमारे पास, ठीक है? अब ज़रा इसके हम अगर ज़ीरोज़ और पोल्स देखें, तो पोल्स ज़रा आसान है, वो पहले देख लेते हैं हम। मतलब इसको ज़ीरो के बराबर हम रखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक हम आपके पास टर्म निकलेगी या ये इसका एक रूट निकलेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास कॉम फ़िल्टर है उसका एक पोल होता है z इज़ इक्वल टू 1 पे। अच्छा अब जो इसके ज़ीरोज़ हैं ना उनको थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअली समझने की ज़रूरत है। जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं उसके रूट्स निकालने के लिए इस तरह से। अच्छा, अब थोड़ी-सी अगर आप कैलकुलेशंस करो ना तो आपको मिलेगी इस तरह की चीज़। अच्छा अब इसके रूट्स कैसे निकलेंगे? ये बताने के लिए ना मुझे थोड़ा-सा आपको थोड़े से बेसिक मैथ्स की तरफ हम लेके जाएँगे। हमारे पास जब आता है लेट्स सपोज़ कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, लेट्स सपोज़ c इज़ इक्वल टू 1 तो उसकी तो एक ही मतलब इसका एक ही पॉसिबल रूट है व्हिच इज़ गिवन बाय दिस वैल्यू या हम लोगों ने यहाँ पे भी निकाला। जब हमारे पास हो जाता है एक मतलब क्वाड्रेटिक टर्म कह लें आप स्क्वायर हो जाती है। तो जब हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वी गेट 2 रूट्स, ठीक है? अच्छा अब 2 रूट्स की वजह ये होती है कि ये जो इक्वेशन है ना मतलब ये पॉसिबल अगर हम z की जगह 1 डालें या z की जगह -1 डालें, तो ये दोनों सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। इसलिए इस इक्वेशन को सॉल्व जब हम करते हैं हमारे पास 2 रूट्स आती हैं। अच्छा, अब हम क्यूबिक टर्म की तरफ जब बढ़ते हैं ना, तो उसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 पॉसिबल आंसर्स आते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ इसको मतलब एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें मेरे पास z इज़ इक्वल टू m+1 लिखा हुआ है। m+1 का मतलब अब ये है कि इस इक्वेशन के टोटल m+1 रूट्स होंगे, ठीक है? और इसका जो kth रूट होगा वो डिफ़ाइन किया जाएगा इस तरह से। और इसको थोड़ा-सा क्लोज़ली अगर हम मॉनिटर करें तो इसका मतलब ये है कि हमें बेसिकली
ये जो यूनिट सर्कल है, इस यूनिट सर्कल को m इक्वल हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें, स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब अगर आप k की वैल्यू अगर मतलब जो पहली वैल्यू k की होती है दैट इज़ 0, और जो k की लास्ट वैल्यू होती है दैट इज़ m, ठीक है। k को हम 0 से लेकर m तक वेरी करते हैं। तो जो k की बिल्कुल पहली वैल्यू, जब इसको हम 0 डालेंगे तो पहला 0 हमें यहाँ पे मिलेगा, और फिर जब हम k को 1 डालेंगे तो हमें 2 पाई बाय m+1 के फासले के बाद या इतने डिफरेंस के बाद पहला दूसरा 0 मिलेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा एंड सो ऑन, और आखिरी 0 मतलब अ, यहाँ पे करके हमें मिलता है। और हर जो दो कंसेक्टिव ज़ीरोज़ हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है ना एंगल का, वो सेम होता है, ठीक है। यानी कि दिस डिफरेंस इज इक्वल टू दिस डिफरेंस। अच्छा, अब ये इक्वली प्लेस्ड ज़ीरोज़ जब हो गए तो हम हमारे पास एक पोल यहाँ पर सिचुएटेड था इस जगह पे, ठीक है, ये वाला जो पोल था, यानी कि एक ज़ीरो भी हमारे पास जी इज इक्वल टू 1 के ऊपर प्लेस्ड है, और एक पोल भी हमारे पास जी इज इक्वल टू 1 पे प्लेस्ड है। तो ये जो दोनों ज़ीरोज़ और पोल्स हैं ना, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। जब ये कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास जो इफ़ेक्टिवली अगर हम इसकी पोल ज़ीरो डायग्राम प्लॉट करें कॉम फिल्टर की, तो देयर आर एक्चुअली कैपिटल M नंबर ऑफ ज़ीरोज़ प्लेस्ड अराउंड यूनिट सर्कल सच दैट, अच्छा इसको थोड़ा सा प्लॉट भी कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इफ़ेक्टिवली ज़ीरो और पोल की कैंसिलेशन के बाद टोटल जो ज़ीरोज़ अब प्लेस्ड हैं यूनिट सर्कल के ऊपर, दे आर m इन नंबर, और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो अब ये जो ये दोनों है ना, इनके दरमियान उस डिफरेंस का बेसिकली डबल डिफरेंस सिचुएटेड है, जो कि मतलब अगर मैं कोई से दो कंसेक्टिव जीरोस उठाऊं और उनके दरमियान अगर डिफरेंस लेट सपोज थीटा है, तो इन दोनों पोल्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी 2 थीटा फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। वो हम लोगों ने देखा है कि वैसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का जो ज़ीरो है वो बेसिकली पोल ने एलिमिनेट कर दिया। तो ये जो है ना, ये इफेक्टिव पोल ज़ीरो डायग्राम फिर हमारे पास कॉम फिल्टर की बनती है, ठीक है। अच्छा, एक अभी छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम एक फ़िल्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं विद m इक्वल टू 10, मतलब हम m जो इतने ज़ीरोज़ का हम फ़िल्टर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो एक उसकी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हम एक ज़ीरो तो बेसिकली कैंसिल आउट भी होगा ना, तो हम m+1 फ़िल्टर्स के ज़ीरोज़ के साथ काम करेंगे। ये यहाँ पर डिफरेंस इक्वेशन बनेगी एक ऐसे कॉम फिल्टर की जहाँ पर हम 10 ज़ीरोज़ को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और जो इफ़ेक्टिव सॉरी ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, जो इफ़ेक्टिव ट्रांसफ़र फंक्शन है वो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर मैं निकालना चाहूँ इसकी फ्रीक्वेंसीज जो कि एलिमिनेट होंगी, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ 2 पाई बाय m+1 इंटू के। तो के की वैल्यू को अगर मैं सबसे पहले ज़ीरो डालूं तो मेरे पास ये बनेगा ज़ीरो, ठीक है। और उसके बाद 2 पाई बाय 11, फिर 2 पाई बाय 11, 2 एंड सो ऑन, और जो बिल्कुल लास्ट ज़ीरो होगा यानी कि 11th ये वाला, मतलब ये तो उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये जब चीज़ ये लिखी जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर में,
यानी कि ये मेरे पास जी ऑफ ज़ीरो का एक्सप्रेशन या फ्रीक्वेंसी है, इसको आप जो भी कह लो, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये वाला जो ज़ीरो है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, जो पोल यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो बाकी जो लेफ्ट ओवर 10 ज़ीरोज़ होंगे वो ये वाले होंगे। और उनको अगर मैं प्लॉट करके एवेल्यूएट करना चाहूँ कि मेरे पास किस, सॉरी यहाँ पे माइनस पाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पाई होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का मेरे पास ये फ़िल्टर बनेगा जिसमें पहली जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़, अच्छा ये जो मैंने है सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज लिखी है ना, ये बेसिकली ज़ीरो से लेकर अगर 2 पाई तक अगर हम लोगों ने प्लॉट करना हो ना तो उसके लिए लिखी है। लेकिन अगर हम इसमें से इसको अगर आप इंस्टेड ज़ीरो से लेकर 10 की जगह अगर हम इसमें पुट करें -5 टू 4 फॉर एग्जांपल, तो आपके पास वो एग्जैक्टली वैल्यूज़ आ जाएंगी कि इसमें ये किस तरह से बनेगा। ठीक है, अच्छा मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूँ कि मैंने यहाँ पर के को डाला है 0 से 10, आप यहाँ पर के को -5 से 4 डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास एक फ़िल्टर कॉम फ़िल्टर इस तरह का होता है जिसमें हमारे पास नॉच फ़िल्टर की एक्सटेंशन बनती है और वी कैन एलिमिनेट अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज विद दिस फ़िल्टर। अच्छा, इससे आगे एक इसकी एक्सटेंशन होती है जिसको हम कॉम रिवर्बरेटर कहते हैं। कॉम रिवर्बरेटर ये होता है कि इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग ज़ीरोज़ ऑन यूनिट सर्कल we place poles very close to unit circle, ठीक है, because we cannot place poles on the unit circle। जब हम ये रखते हैं तो मतलब इसकी वजह से जो है वो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो इसका ट्रांसफर फंक्शन बनेगा उसकी वजह से ज़ीरोज़ बेसिकली ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो हमारे पास जो इस तरह के फ़िल्टर की डिफरेंस इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। डी का मतलब है कि डीज पोल्स प्लेस किए गए हैं यूनिट सर्कल के इर्द-गिर्द, ठीक है? और जो ट्रांसफ़र फंक्शन इसका बनता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, अब आप अगर ज़ी इज़ इक्वल टू डी के साथ अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो डी ज़ीरोज़ आपके यहाँ पे आ जाएँगे ज़ी इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर और डी पोल्स जो हैं वो आपके प्लेस होंगे विद ईच वन ऑफ देम इज़ एट एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड ज़ीरो। अच्छा यहाँ पर कोई इस तरह का चक्कर नहीं कि ज़ीरो और पोल कैंसिल होने वाला। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पोल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे डी पोल्स नज़र आ रहे हैं, तो डी पोल्स ही यूनिट सर्कल के इर्द-गिर्द प्लेस होंगे। तो इसका जो हमारे पास बनेगा मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स वो ऐसा होगा। ठीक है, इसमें हम कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ को हाइलाइट करना चाह रहे हैं, एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो जिन फ्रीक्वेंसीज़ को हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं वो फ्रीक्वेंसीज़ फिर उनके ऊपर पोल्स इस तरह से प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एक ऑल पास फिल्टर। अच्छा, ऑल पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जिसमें जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है ना दैट इज़ कोई इस तरह का सिस्टम हो अम, जिसमें कुछ डिलेड इम्पल्स हो। ठीक है, तो अगर हम इसका
निकालना चाहें ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है? तो हमें कुछ उस अगर लेट्स सपोज़ कि इसका एम्पलीट्यूड अगर g है, तो आप अगर नोट करो तो उसका कुछ इस किस्म का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये एक बेसिक एग्जांपल है ऑल पास फ़िल्टर की, जिसमें अगर आप मैग्नीट्यूड को देखो तो दैट इज़ g, और अगर आप फेज़ को देखो तो दैट इज़ ओमेगा k। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा, वो सिर्फ इनकमिंग सिग्नल के फेज़ पे फ़र्क डालेगा, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा। अगर g इज़ इक्वल टू 1 हम सेट कर सकें, तो फिर इसका मतलब ये है कि इनकमिंग सिग्नल के मैग्नीट्यूड पे किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड अगर हम करें और ज़ीरोज़ और पोल्स की टर्म्स में लिखना चाहें, तो एक ऐसा फ़िल्टर जिसका इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन हो, दैट इज़ बेसिकली एन ऑल पास फ़िल्टर। अच्छा, ऑल पास फ़िल्टर पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि ये ऑल पास फ़िल्टर का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स किस तरह का होता है, और फिर इसकी थोड़ी-सी एप्लीकेशन देख लेंगे। अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अब लिखना चाहें, तो दैट वुड बिकम लाइक दिस, ठीक है? और अब अगर उसका मैग्नीट्यूड लें, ठीक है? तो इसको जब आप थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करोगे, तो आपको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है? अच्छा, जिससे हमें पता ये चला कि ऑल पास फ़िल्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, दैट इज़ इक्वल टू 1। लेकिन अगर आप इसका फ़ेज़ प्लॉट करना चाहो, ठीक है? तो फ़ेज़ लेट्स सपोज़ कि अगर हम इसी टर्म को देख लें, जिसमें हम लोगों के पास एक ज़ीरो और एक पोल रियल एक्सिस के ऊपर है। हम लोगों ने एक ऐसा ऑल पास फ़िल्टर बनाया है या उसका एक्सप्रेशन लिखा है, जिसमें ज़ीरो, एक ही ज़ीरो है और एक ही पोल है, एंड बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड ऑन रियल एक्सिस। लेकिन अगर आप इसका फ़ेज़ देखो, तो इट्स x अपॉन y, आई गेस। अच्छा, अब ये लिखने का मकसद ये था कि इसका जो फ़ेज़ रिस्पॉन्स है ना, दैट इज़ नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है? अच्छा, अब आपने अगर अम, ओके, हम ये प्रॉब्ली बात कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन में 2 चीज़ें होती हैं। एक सिग्नल का मैग्नीट्यूड और एक उसका फ़ेज़, ठीक है? और इन दोनों इन्फॉर्मेशंस के साथ मिलकर हमारे पास एक जो भी कोई सिस्टम है, उसकी फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। अब जो सिग्नल का जो फ़ेज़ होता है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए कि सिग्नल का फ़ेज़ अगर ट्रांसमिशन के दौरान अगर सिग्नल का फ़ेज़ चेंज हो जाए, किसी भी वजह से, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कुछ इस तरह का चेंज आ जाए कि मैग्नीट्यूड चेंज ना भी हो, सिर्फ फ़ेज़ चेंज हो जाए, तो भी अगर आप उसे टाइम डोमेन सिग्नल में जब कन्वर्ट हम ट्रांसफ़ॉर्म करें या कन्वर्ट करें, तो वहाँ पर सिग्नल की शक्ल ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है। जो एम्पलीट्यूड वेरिएशंस है ना, वो कई दफ़ा इतने मसले इंट्रोड्यूस नहीं करती, जितने कि फ़ेज़ वेरिएशंस जो हैं, वो किसी भी सिग्नल में मसले डालता है, ठीक है? तो फ़ेज़ को करेक्ट करने के लिए हम ऑल पास फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, कि जिसमें मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स बेशक
उसमें वैसे का वैसा रहे, बल्कि वो वैसा रहेगा, बिकॉज अगर आप इसका एम्पलीट्यूड देखो तो दैट इज़ वन। तो इनकम अगर आप एक ऑल पास फिल्टर लगाते हो और तो उसके इनपुट पे जो भी सिग्नल होगा वो अगर आप उसकी आउटपुट की इंफॉर्मेशन देखो इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ फेज, तो उसके एम्पलीट्यूड पे किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकमिंग सिग्नल का फेज अब इस फेज के साथ ऐड होके बाहर निकलेगा। तो जब ये वाला फेज अब हम अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, ए की या ओमेगा की वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इनकमिंग सिग्नल में जो भी फेज करेक्शंस हम लोगों ने करनी होंगी वो ऑल पास फिल्टर्स के थ्रू थी। अभी तक हम लोगों ने जो फिल्टर्स देखे थे ना, जैसे डिजिटल रेजोनेटर था या नॉच फिल्टर था, फिर कॉम फिल्टर की दो वेरिएशंस देखी, ये सारे फिल्टर्स मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे थे। लेकिन ये जो ऑल पास फिल्टर है ये बेसिकली फेज करेक्टर या फेज इक्वलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो फ़िल्टर हम लोगों ने देखा था, ऑल पास फ़िल्टर की जो ये वाली शक्ल सूरत थी, मैं दफ़ा दोबारा से लिख देती हूँ। ये एक ऐसा फ़िल्टर था जिसमें अ, हमारे पास ज़ीरो और पोल दोनों रियल एक्सिस के ऊपर लोकेटेड थे। ठीक है, एक ही ज़ीरो और एक ही पोल है, दोनों रियल एक्सिस के ऊपर हैं। और अगर हमारे पास इसी तरह से कॉम्प्लेक्स रूट्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर जो सूरत हाल बनेगी या जो जनरल इक्वेशन बनेगी ऑल पास फिल्टर की, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही पेयर हो ज़ीरोज़ का और एक ही पेयर हो पोल्स का, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास पोल ज़ीरोज़ कॉम्प्लेक्स भी हैं, रियल भी हैं, तो इन जनरल जो लिखे जाने वाला ट्रांसफर फंक्शन है वो ये होगा कि ये प्रोडक्ट है रियल रूट्स का, ये टर्म है, और कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। बेसिकली अगर हम मतलब इस वक्त आपके सामने जो तीन ट्रांसफर फंक्शंस अपीयर हो रहे हैं, अगर हमारे पास सिर्फ एक पोल और ज़ीरो हो रियल एक्सिस पे तो इस तरह से लिखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स पेयर्स हों ज़ीरोज़ और पोल्स के तो ऐसे लिखे जाएंगे, और अगर मल्टीपल पोल्स ज़ीरोज़ रियल एक्सिस पे हों, मल्टीपल पोल्स ज़ीरोज़ के पेयर्स हों, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा, अब हम ज़रा ऑल पास फिल्टर थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो किस तरह का होता है। अभी पहली हम लोगों ने जो एग्जांपल देखी वो ये थी कि या वो ये देखेंगे कि हम रियल पोल्स एंड ज़ीरोज़ के साथ ऑल पास फिल्टर जो है वो किस तरह का बनता है। मसलन हमारे पास उसकी जो ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है। अच्छा, एक मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, पहले मैं इसको प्लॉट कर लूँ। अच्छा, जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों को या एटलीस्ट मुझे महसूस होता है कि आरओसी में है, वो ये है कि अगर हम एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर एक कॉजल सिस्टम है, ठीक है, तो कॉजल सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि इसका जो आरओसी होगा ना, वो सारा का सारा ये 1/4 रेडियस के बाहर होगा। अच्छा, अब चूंकि इस आरओसी में यूनिट सर्कल इंक्लूडेड है,
तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्टेबल सिस्टम भी होगा, ठीक है? ज़ीरोज़ कहीं पे भी हो सकते हैं। वो आरओसी के अंदर भी हो सकते हैं, आरओसी के बाहर भी हो सकते हैं, हमें ज़ीरो से फ़र्क नहीं पड़ता। जो पोल्स हैं ना, वो बेसिकली डिसाइड करते हैं। अगर ये एक एंटी कॉज़ल सिस्टम होता, तो एंटी कॉज़ल का मतलब ये होता कि सारे का सारा जो आरओसी है ना, वो इसके अंदर होता, इस सर्कल, छोटे सर्कल के अंदर। और अगर ये एक एंटी कॉज़ल सिस्टम होता, जिसमें 1/4 के रेडियस के सर्कल के अंदर सारा आरओसी होता है, इसका मतलब है कि वो अनस्टेबल होता है, बिकॉज़ उसके इस आरओसी में तो यूनिट सर्कल शामिल नहीं है। अच्छा, ये नॉन कॉज़ल नहीं हो सकता, बिकॉज़ इसमें सिर्फ़ एक ही पोल है। अच्छा, तो इसलिए नॉन कॉज़ल वाली कंडीशन हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो मतलब हमारे से पास बहुत सारी चीज़ें इफ़ के तौर पे चलती हैं कि इफ़ दिस इज़ अ कॉज़ल सिस्टम, दिस विल बी स्टेबल, ठीक है? बिकॉज़ कॉज़ैलिटी को अगर हम मीट करने के लिए उसका आरओसी 1/4 वाले सर्कल से बाहर बनाते हैं, तो वो सिर्फ़ उसी कंडीशन में ये स्टेबल होगा। इफ़ दिस सिस्टम इज़ नॉन कॉज़ल, दैट इज़ कि 1/4 के अंदर उसका आरओसी है, तो फिर दैट सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तो थोड़ा-सा ना आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है आरओसी के ऊपर। अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल एक ऐसे ऑल पास फ़िल्टर की है कि जिसमें हमारे पास ट्रांसफ़र फ़ंक्शन उसका इस तरह से गिवन है और पोल ज़ीरो डायग्राम उसकी इस तरह से गिवन है और पोल ज़ीरोज़ दोनों रियल एक्सिस के ऊपर हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम ज़रा कॉम्प्लेक्स पोल्स एंड ज़ीरोज़ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इसलिए भी बता रही थी कि चूँकि हम इन जनरल कॉज़ल सिस्टम्स की बात करते हैं, इसलिए उनका जो भी पोल्स हम बनाना चाहते हैं ना, दे आर मोस्टली इनसाइड यूनिट सर्कल, बिकॉज़ हम कॉज़ल और स्टेबल सिस्टम्स ही बनाना चाहेंगे हमेशा, बिकॉज़ दे वुड बी रियलाइज़ेबल। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि अगर पोल की वैल्यू ए पर है, तो जो ज़ीरो की वैल्यू है ना, वो दैट विल बी एट 1/a। कॉम्प्लेक्स के केस में भी यही होता है। इसको जब आप प्लॉट करोगे तो विल कम टू नो कि लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे बी, अच्छा नहीं, मुझे यहाँ पे बी इसके साथ नहीं लिखना चाहिए। दिस लोकेशन कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, यानी कि जो इसका एक्स है वो उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। बी इसका ये वाला मैग्नीट्यूड है, ठीक है? तो ये मैंने पोल्स रखे यूनिट सर्कल के अंदर इसलिए कि मैं एक स्टेबल और कॉजल सिस्टम यहाँ पे उसकी एग्जांपल दे रही हूँ या मुझे उसी के साथ कंसर्न्ड है। तो अगर मैं इसको यूनिट सर्कल के अंदर रखूँगी तो मैं अज्यूम ये कर रही हूँ कि मेरा आरओसी जो है वो ये जो सर्कल, मतलब ये जो बी रेडियस का सर्कल बनेगा उसके बाहर-बाहर मेरा आरओसी होगा सारे का सारा, ठीक है? अच्छा, तो उसमें यूनिट सर्कल भी फिर आ जाएगा। तो वो इंश्योर करेगा कि मेरा सिस्टम स्टेबल भी है। तो ये मेरे पास आ गए पोल्स और यहाँ पे करके ज़ीरोज़ होंगे और जो ये वाला मैग्नीट्यूड होगा, मतलब ज़ीरो से ज़ी इज़ इक्वल टू ज़ीरो से लेकर इस ज़ीरो तक का, दैट वुड बी 1/b, ठीक है? इसको ज़रा मैं इरेज़ कर दूँ ताकि ये आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर आ जाए। तो ये जो पोल्स हैं इनकी लोकेशन बेसिकली बी मैग्नीट्यूड के ऊपर अगर है, तो ये जो ज़ीरो लोकेशन होगी वो मैग्नीट्यूड 1/b बनाएँगे। अच्छा, अब ज़ीरोज़ का अगेन यूनिट सर्कल के अंदर होना या यूनिट सर्कल के बाहर होना स्टेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा सिस्टम की। ठीक है? सिर्फ़ पोल्स की लोकेशन अगर यूनिट सर्कल के अंदर है, तो वो वो इसलिए मैटर करते हैं बिकॉज़ कि चूँकि हम सिस्टम को कॉज़ल भी रखना चाह रहे हैं, तो इसलिए वी प्रेफ़र कि सिस्टम में जो पोल्स हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर हों। अच्छा जी, ये हमारे पास अब आप b की वैल्यू बेसिकली फिगर आउट कर सकते हो यहाँ से। आपको पता ये चलेगा कि b विल कम आउट टू बी 1/4, ठीक है? तो 1/b जो है वो 4 हो जाएगा।
तो ये हम एक रियल पोल्स और ज़ीरोज़ के साथ हमने कोने ये ऑल पास फ़िल्टर का ज़ीरो पोल फंक्शन ज़ीरो पोल डायग्राम बनाई और कॉम्प्लेक्स रूट्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स पोल्स एंड ज़ीरोज़ के साथ ऑल पास फ़िल्टर का जो पोल ज़ीरो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर 2-3 दफ़ा ही कहा कि कॉज़ल सिस्टम्स के लिए हम ये चाहेंगे कि पोल्स कॉज़ल और स्टेबल के लिए, ठीक है? कॉज़ल और स्टेबल के लिए हम ये चाहेंगे कि जो पोल्स हैं यूनिट सर्कल के अंदर हों, क्योंकि जो आपके पास सबसे बड़ा वाला पोल होता है, ठीक है? अगर पोल्स एक से ज़्यादा हैं, ठीक है? तो आपके पास जो सबसे बड़े मैग्नीट्यूड का पोल है, आरओसी उसके बाहर होगा और उससे कॉज़ैलिटी आ गई और अगर उस आरओसी में यूनिट सर्कल है तो उससे स्टेबिलिटी आ गई। अब इस चीज़ को हम थोड़ा-सा ना यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें कई दफ़ा इन्वर्स सिस्टम्स चाहिए होते हैं तो फिर इन्वर्स सिस्टम्स के लिए फिर हमें देखना पड़ता है कि पोल ज़ीरोज़ की लोकेशंस कहाँ पर है। तो ज़रा पहले अभी हम जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ने लगे हैं दैट इज़ मिनिमम फेज़ सिस्टम। अच्छा, मिनिमम फेज़ सिस्टम के लिए ना पहले हमें जो चीज़ समझनी पड़ेगी वो ये है कि एक इन्वर्स सिस्टम क्या होता है, ठीक है? इन्वर्स सिस्टम समझने के बाद फिर हम वापस मिनिमम फेज़ सिस्टम पे जाते हैं। अच्छा, इन्वर्स सिस्टम ये होता है कि जो कि लेट्स सपोज़ मेरे पास एक सिस्टम 1 है, तो उसका इन्वर्स सिस्टम ये होगा कि जो उस सिस्टम की इफ़ेक्ट को या उसके ट्रांसफर फंक्शन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दे, ठीक है? मसलन ये मेरे पास एक एलटीआई सिस्टम 1 है, इसकी इनपुट को मैं एक्स ऑफ एन कहती हूँ, ठीक है? एलटीआई सिस्टम की आउटपुट को हम कह देते हैं वाई ऑफ एन। इसके आगे हम एक और एलटीआई सिस्टम लगाते हैं और इसकी हम आउटपुट को कह देते हैं जेड ऑफ एन, ठीक है? अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि एलटीआई सिस्टम 1 जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन एच वन एन हो और एलटीआई सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इसको हम एच टू एन कह देते हैं। इनको हम जब कन्वॉल्व करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो इम्पल्स आए। सिर्फ़ उसी सूरत में उसे होगा यूँ कि वाई ऑफ एन जो है वो मतलब वाई ऑफ एन जब इस एलटीआई सिस्टम 2 में एंटर होगा तो वो कंप्लीटली नलिफ़ाई कर देगा वो सारे के सारे इफ़ेक्ट को जो कि एलटीआई सिस्टम 1 में हुआ और हमें जो ज़ेड ऑफ एन है ना वो एक्स ऑफ एन के बराबर मिल जाएगा, ठीक है? एलटीआई 1 ने जो भी प्रोसेसिंग की है एक्स ऑफ एन के ऊपर वो नलिफ़ाई हो जाएगी। अच्छा, और अगर हम इसका ज़रा ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म लें तो हमारे पास कन्वोल्यूशन ऑफ कोर्स प्रोडक्ट में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है एच ऑफ एन इज़ इक्वल टू 1 और एच वन ज़ी बन जाता है एच टू ज़ी, ठीक है? और अगर एच वन ज़ी को हम लिखें इस तरह से, ठीक है? तो आप ये फ़िगर आउट कर सकते हो कि एच टू ज़ी बेसिकली उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा, अब ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आनी चाहिए कि H1C के जो मतलब पोल्स और ज़ीरोज़ हैं वो H2Z के ऑपोज़िट हो जाएँगे, यानी कि H1C के जो ज़ीरोज़ हैं वो H2Z के पोल्स बन जाएँगे और H1C के जो पोल्स हैं वो H1Z के ज़ीरोज़ बन जाएँगे। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स अब हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि ये जो बात है ये मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट है या हम इस चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं। अब यहाँ से हम ज़रा मिनिमम फेज़ सिस्टम की तरफ। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज़ कि हम एक जैसे हम लोगों ने पहले एक ऑल पास फ़िल्टर कुछ इस तरह का देखा था कि जिसमें हमारे पास एक पोल था 1/4 पे और एक हमारे पास 0 था 4 पे। अब लेट्स सपोज़ अगर हम लोगों ने इसका इन्वर्स सिस्टम डेवलप करना हो तो वो तो कुछ बनेगा ऐसे, ठीक है? अच्छा, अगेन अगर हम इन्वर्स सिस्टम कॉज़ल चाहते हैं, तो उस कॉज़ल सिस्टम के लिए ये जो आरओसी है, वो तो बनेगा फिर इस
सर्कल के बाहर, ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस आपको पता है कि 4 है। अच्छा, अब अगर इस सर्कल के बाहर आरओसी बनेगा तो वो स्टेबल तो नहीं होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जी इज इक्वल टू 1 का होना ज़रूरी है। अब जी इज इक्वल टू 1 तो इसका पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसे सिस्टम का जो इन्वर्स सिस्टम है, इट्स नॉट अ स्टेबल सिस्टम। जबकि हम इन्वर्स सिस्टम भी स्टेबल चाहते हैं, क्योंकि अनस्टेबल सिस्टम्स बनाने का या उसको ओवरऑल किसी सिस्टम में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। अनस्टेबल सिस्टम्स कैन नॉट बी यूज्ड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर तो इसका ज़ीरो, अब ये मैं जनरल मिसाल ले रही हूँ ऑल पास फिल्टर्स से हट के, कि अगर ये ज़ीरो भी किसी तरह से अगर यूनिट सर्कल के अंदर होता और फिर हम उसका अगर इन्वर्स सिस्टम लेते, तो जैसे कि अच्छा चलो हम यहाँ पर अब मैं ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ। लेट्स सपोज़ कि मेरे पास अब एक सिस्टम है जिसमें ज़ीरो यहाँ पर है, पोल यहाँ पर है, ठीक है? अब इसका मैं अगर इन्वर्स सिस्टम लूँगी तो मेरे पास ज़ीरो यहाँ पे बन जाएगा और पोल यहाँ पे बन जाएगा। अब ये एक स्टेबल और कॉज़ल सिस्टम है, और अगर मैं इसका इन्वर्स सिस्टम ले रही हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो स्टेबल एज़ वेल एज़ कॉज़ल। ठीक है ना, जो पोल ज़ीरोज़ की लोकेशंस इंटरचेंज करने से जो मेरे पास इन्वर्स सिस्टम आया है। तो एक ऐसा सिस्टम कि जिसका इन्वर्स सिस्टम भी स्टेबल और कॉज़ल हो, उसको हम मिनिमम फेज़ सिस्टम कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसका इन्वर्स सिस्टम स्टेबल और कॉज़ल हो। कॉज़ैलिटी प्रोबेबली कंडीशन है या नहीं है? स्टेबिलिटी तो कंडीशन है, ठीक है? स्टेबिलिटी इसकी कंडीशन है। कॉज़ैलिटी आई गेस है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। अच्छा, लेकिन अगर एक एक स्टेबल सिस्टम का इन्वर्स सिस्टम भी अगर स्टेबल हो तो ऐसे सिस्टम को हम मिनिमम फेज सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आगे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मिनिमम फेज सिस्टम और ऑल पास सिस्टम के प्रोडक्ट में। अच्छा, ये हम करते हैं क्यों है, इसकी एप्लीकेशन हम ज़रा इसके बात करेंगे पहले। अच्छा, हम लोगों ने तो यहाँ मिनिमम फेज सिस्टम सीख लिया कि वो होता क्या है। अब जो इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम फेज सिस्टम का हमें फ़ायदा क्या होता है, ठीक है? वो हमें सीखने के लिए ज़रा पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो एक मतलब एक और इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी भी सिस्टम को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मिनिमम फेज सिस्टम और ऑल पास सिस्टम के प्रोडक्ट में, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रा सीख लेते हैं कि हम ये से करते कैसे हैं। तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि पहले हम डेवलप करते हैं ऑल पास फिल्टर, ठीक है। विद ऑल द ज़ीरोज़ आउटसाइड द यूनिट सर्कल। उसके लिए फिर हमें हो सकता है कि मतलब हम लोगों ने किया यूँ कि हमारे पास जो भी गिवन सिस्टम होता है उसमें हम सारे के सारे वो ज़ीरोज़ पकड़ते हैं पहले, जो कि यूनिट सर्कल के बाहर हों। उन ज़ीरोज़ की खातिर फिर हम ऐसे पोल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑफ कोर्स मैथमेटिकली, क्योंकि ये तो हम सिर्फ मैथमेटिकली स्प्लिट करके देख रहे हैं ना। ऐसे पोल्स फिर हम यूज़ करते हैं कि जो उस ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ऑल पास फिल्टर्स बना के दे सकें। और फिर उसके बाद मिनिमम फेज जब हमारा डिज़ाइन हो गया ना, तो फिर हमारा मिनिमम फे सॉरी यहाँ पे पी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जी आना चाहिए। मिनिमम फेज फिल्टर फिर इस तरह से बनता है, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा मैं फिर से बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे सीखा कि मिनिमम फेज सिस्टम होता क्या है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो ये कि मिनिमम फेज सिस्टम की एप्लीकेशन क्या है। तो मिनिमम फेज सिस्टम की एप्लीकेशन से पहले ही हम एक चीज़ बीच में करना सीख रहे हैं, और ये जब हमें ये समझ आ जाएगी तो उसके बाद फिर हम मिनिमम फेज सिस्टम की एप्लीकेशन को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी गिवन सिस्टम को इन दोनों सिस्टम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और करते हम इस तरह से हैं कि पहले हम सारे गिवन ट्रांसफर फंक्शन के सारे वो ज़ीरोज़
पकड़ते हैं जो कि यूनिट सर्कल से बाहर हों, ठीक है? और उनके लिए फिर हमें मैथमेटिकली ऐसे पोल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं ताकि हमारे पास वो सिस्टम ऑल पास सिस्टम बन जाए। फिर दोनों ट्रांसफर फंक्शंस को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिनिमम फेज सिस्टम आ जाता है, ठीक है? अच्छा, अब इसकी हम ज़रा एग्ज़ाम्पल एक सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है? और अगर आप इसके ज़ीरोज़ और पोल्स देखो तो जिसके जो ज़ीरोज़ हैं, there is one zero that is located at 3 and there is one pole that is located at 1/2। तो पहले हम इसका ऑल पास फिल्टर बनाते हैं, ठीक है? स्टेप नंबर 1। ऑल पास फिल्टर के लिए हम लोगों ने देखा कि हमारे पास यहाँ पे करके एक ज़ीरो है, ठीक है? अब इसकी खातिर हम एक पोल इंट्रोड्यूस करेंगे विच विल बी एट 1/3। तो हमारे पास जो ऑल पास फिल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन बना वो बना ये, ठीक है? अच्छा, दूसरा स्टेप अब मिनिमम फेज सिस्टम बनाने का है। जो मेरे पास मिनिमम फेज सिस्टम बनेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ और आप प्लीज़ चेक करना कि क्या आपके पास ये सिस्टम बनता है कि नहीं। अच्छा, मैं अब यहाँ मतलब हम लोगों ने यहाँ पर ये किया है कि हमारे पास एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और उसे हम लोगों ने स्प्लिट किया है ऑल पास फिल्टर और मिनिमम फेज सिस्टम के प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हमें मिनिमम फेज फिल्टर की जो एप्लीकेशन है ना वो समझ आ जाएगी होपफुली। अच्छा, अब आप ये देखो कि हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिस्टम हो, लेट्स सपोज के एक्सोफेन आपका एक ट्रांसमिटेड सिग्नल था और वो किसी चैनल से पास होता है और वो जो चैनल है ना वो उसमें कुछ डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस कर देता है। हम उसका नाम कुछ HTZ रख देते हैं, ठीक है? उसके ट्रांसफर फंक्शन का। अच्छा, अब HTZ ने इसमें कुछ डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये जब सिग्नल रिसीवर पे मिलेगा तो वो डिस्टॉर्टेड होगा। अगर तो HDZ इटसेल्फ एक स्टेबल सिस्टम ना हो, ठीक है? जैसे कि स्टेबल से का मतलब ये है कि अगर वो एक मिनिमम फेज सिस्टम ना हो, जैसे कि हम लोगों ने ये सिस्टम देखा था, ठीक है? अब अगर तो HTC कुछ इस तरह का सिस्टम हो क्योंकि इसमें ज़ीरोज़ जो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके पास यूनिट सर्कल से बाहर था। तो अगर हम इसका इन्वर्स करके यहाँ पे लगा दें, तो इन्वर्स सिस्टम जो इसका स्टेबल तो नहीं होगा ना, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इन्वर्स सिस्टम तो स्ट्रेट अवे नहीं लग सकता। लेकिन अगर हम मिनिमम फेज सिस्टम और ऑल पास के प्रोडक्ट में, ठीक है? If HTZ can be split such that हम मैथमेटिकली कोई इस तरह की चीज़ लगा सकें यहाँ पे, तो और उसके बाद अब इस डिस्टॉर्शन का जो मतलब रिसीवर में डिस्टॉर्शन तो इंट्रोड्यूस हो गई। अब रिसीवर साइड पे अगर हम इस तरह का सिस्टम लगा दें तो बेसिकली वो इस सिस्टम की जो डिस्टॉर्शन है
वो कंपनसेट कर देगी, क्योंकि मिनिमम फेज सिस्टम जो होगा बेसिकली वो तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसने तो या उसका जो इन्वर्स सिस्टम होगा वो भी स्टेबल सिस्टम होगा ना, ठीक है। और ऑल पास सिस्टम जो होता है उस वो तो उसने तो मैग्नीट्यूड को 1 ही रखना है। तो बेसिकली हुआ किया हम लोगों ने ये है या हुआ यहाँ पर ये है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि इटसेल्फ एक मिनिमम फेज सिस्टम नहीं है या उसका इन्वर्स स्टेबल सिस्टम नहीं है, उसको हमने ट्रांसफ़ॉर्म किया 2 सिस्टम्स के प्रोडक्ट में, जिसमें से एक सिस्टम मिनिमम फेज सिस्टम है और एक सिस्टम जो है वो ऑल पास सिस्टम है। ये तो बेसिकली इटसेल्फ मैग्नीट्यूड में तो किसी किस्म का फ़र्क डाल ही नहीं रहा। तो इस सिस्टम का इन्वर्स अगर हम यहाँ पे लगा दें, तो ये डिस्टॉर्शन को ये मैंने 1/hd मिनिमम सिस्टम लिखा है। यहाँ एच जी जो हम लोगों ने मिनिमम मिनिमम सिस्टम लगाया, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा है। तो ये जो डिस्टॉर्शन रिड्यूस हुई है, उसको नलिफ़ाई करेगा ये सिस्टम। ठीक है? तो इफ़ेक्टिवली जो आउटपुट अब यहाँ से पास आउट होगी, उसमें से डिस्टॉर्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। तो मिनिमम फेज सिस्टम की एप्लीकेशन बेसिकली ये है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम स्टेबल और कॉजल हो और उसका रेसिप्रोकल भी स्टेबल और कॉजल हो, तो फिर हमें इन्वर्स सिस्टम जनरेट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर एक सिस्टम मिनिमम फेज सिस्टम नहीं है, तो हम यूँ करते हैं कि उसको स्प्लिट कर लेते हैं इस तरह से, और फिर उसका जो मिनिमम फेज सिस्टम है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं करूँगी यूँ कि आपको इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कुछ 1-2 एग्ज़ाम्पल्स या एटलीस्ट एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँगी ताकि आप उसको सॉल्व करके देख सको, ठीक है। और फिर थोड़ा-सा जो है ना इसका कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा क्लियर हो। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 भी ख़त्म होता है और प्रॉब्ली आपने देखा हो कि ये थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो इसको शायद आपको थोड़ा-सा ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़े यहाँ पे, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम अब इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।